हाय फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि अगर कोई भी चार्ज या कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कर सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हो, या फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है एम्पियर, जिसको कि हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब हम जिस चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। और चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। टाइम सबको पता है, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया कि जहां पर चार्ज फ्लो कर रहा है एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर, तो उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब अगर हम बोले पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो अगर कोई भी चार्ज किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, तो चार्ज अगर मान के चल ले कि आप ये एक कंडक्टर है जिसमें इस पॉइंट से चार्ज इस पॉइंट तक मूव कर रहा है, तो चार्ज जो है अगर मान लीजिए चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहा है, तो चार्ज जब मूव करेगा तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क डन हमको पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर जब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है और इस पे फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कि इस चार्ज पे कहीं ना कहीं वर्क डन हो रहा है, इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं वर्क डन हो रहा है। तो work done in moving the charge from one point to another is known as potential difference। तो किसी भी चार्ज को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराया जाएगा, तो उसको जो है उसमें जो वर्क डन होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से, इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज। अब इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, और जिसको कि हम डिनोट अगेन V से ही हम डिनोट करते हैं। वर्क डन जो हमारा है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट भी बोल सकते हैं और हम जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उस हिसाब से हम उसकी एसआई यूनिट लिख सकते हैं। बाकी उसकी एसआई यूनिट जो है वो वोल्ट ही होती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ओम्स ने अपना एक लॉ बताया था। ओम्स ने क्या लॉ बताया था, उन्होंने क्या रिसर्च करी थी, उन्होंने रिसर्च ये किया था कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज करता हूं या मैं करंट को इंक्रीज करता हूं, किसी भी कंडक्टर में या तो मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं या मैं करंट को इंक्रीज कर रहा हूं, तो मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो मेरा करंट भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर मैं करंट को इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है। समथिंग ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो उन्होंने बताया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current flowing through the conductor, या फिर current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor। तो उन्होंने ये चीज बताई ओम्स ने कि V is directly proportional to I। अब जब हमको पता है कि V is directly proportional to I, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम हटा के अगर इक्वल लगाते हैं तो हम कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का यूज करते हैं, और जो यहां पर हमने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का यूज किया है दैट इज R, मतलब कि रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू RI।
या फिर IR, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस जब भी किसी कंडक्टर में इंक्रीज किया जाएगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट मींस करंट भी इंक्रीज होगा, या फिर अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इंक्रीज कराया गया है तो उनके एंड ऑफ द कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। और उसी से इनका एक फॉर्मूला निकला, दैट इज V इज इक्वल टू RI, जिसमें कि R है हमारा रेजिस्टेंस एंड इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओमेगा, जिसको कि हम बोलते हैं ओम। ओमेगा से हम इसको डिनोट कर रहे हैं और इसकी यूनिट है ओम। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस। अब अगर हम बात करें रेजिस्टेंस है क्या, तो रेजिस्टेंस का मतलब है कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है या चार्ज फ्लो कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके फ्लो होने के बीच में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन जरूर है। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन हमारे प्रोड्यूस हो रहा है उस ऑब्स्ट्रक्शन को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है कि किसी भी कंडक्टर के बीच में अगर मेरा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कंडक्टर के बीच में अगर मेरा करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट के फ्लो के बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर आता है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं ओम से। अब ये रेजिस्टेंस किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो मेरा रेजिस्टेंस है वो मेजरली दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि जितना ज्यादा लेंथ उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। जस्ट एक एग्जांपल की हम बात करते हैं। मान के चल लीजिए कि अगर आप रोड पे जा रहे हो एंड रोड पे ब्रेकर्स काफी सारे हैं, तो आप जितना लंबा ट्रेवल करोगे उतना ज्यादा आपको थकान होगी, क्योंकि बीच में आपके काफी सारे ब्रेकर्स आते जा रहे हैं। और वहीं अगर आपको कम डिस्टेंस चलना होगा तो आपको कम ब्रेकर का सामना करना पड़ेगा। तो वहां पर क्या हो गया, कम ब्रेकर का सामना करने का मतलब आपकी थकान थोड़ी कम हो जाएगी। तो उसी हिसाब से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना मेरा लेंथ इंक्रीज होगा उतना ही मेरा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अब अगर मैं दूसरी बात करता हूं तो वहां पर आता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अगर मेरा कोई भी कंडक्टर अगर है तो उस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, क्योंकि जितना कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ज्यादा मेरा रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम मेरा रेजिस्टेंस होगा। अगर मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है और वहीं पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, तो यहां पर मेरे को कम स्पेस मिल रहा है चार्ज को फ्लो करने के लिए। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अगर मैं दोनों में फ्लो करा रहा हूं तो इसके अंदर बड़ी मुश्किल से वो चार्ज फ्लो करेगा, और जितने मुश्किल इसमें लग रही है उतनी ही आसानी से इसके अंदर चार्ज फ्लो कर सकता है, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। तो जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही कम मेरा रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा रेजिस्टेंस मेरा उतना ही ज्यादा होगा। तो इन दोनों को मिला के अगर मैं देखूं तो इन दोनों के मिलाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब आगे अगेन कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया के प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर अगेन अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तो लगाना पड़ेगा। तो R इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल साइन अगर मैंने हटा दिया तो यहां लग गया रो L अपॉन A। अब ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं रो, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। जिस भी कंडक्टर के अंदर हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जिस भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस हम देखते हैं तो उस कंडक्टर का खुद का भी अपना रेजिस्टेंस होता है और उसको हम लेते हैं रो। तो रो इज व्हाट,
रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर एंड इसकी जो यूनिट होती है मेरी दैट इज ओम मीटर, कि जितना मेरा ज्यादा लंबा लेंथ होगा, जितना मीटर ज्यादा होगा ओम, उतना ही रेजिस्टेंस मेरा इंक्रीज करेगा। तो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। पहला है आपका लेंथ, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकंड है आपका एरिया, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड थर्ड इज अगेन रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। जितनी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ज्यादा है उतना मेरा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितनी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी मेरी कम होगी उतना ही रेजिस्टेंस मेरा कम होगा। तो यहां पर बात हो गई कि रेजिस्टेंस क्या चीज है और रेजिस्टेंस किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, और कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मेरा रेजिस्टेंस घट सकता है। अब अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली दो तरीके से होता है। जो आपका सबसे पहला तरीका है वो तरीका है आपका सीरीज, और दूसरा तरीका है आपका पैरेलल। तो रेजिस्टेंस को हम कहीं पर भी अपने घर में बोल दें या कहीं पर भी अगर हम रेजिस्टेंस को अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से कनेक्ट करते हैं। पहला तरीका है आपका सीरीज और दूसरा है आपका पैरेलल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं बात करूं आपके पहले तरीके की जो कि आपका सीरीज है, तो सीरीज में अगर मैं बात करूं तो सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं कुछ ऐसे, ये है मेरा रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3। तो अब ये तीन रेजिस्टेंस है, इन तीनों को मैंने एक लाइन में जोड़ दिया, तो ये मैंने जोड़ दिया सीरीज में। अब अगर इस कंडक्टर के इस सर्किट की अगर मैं बात करूं, अगर मुझे बोला जाए कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कि अगर मैं सीरीज में किसी भी कंडक्टर को, किसी भी रेजिस्टेंस को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं, तो सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब है कि वहां पर उसका रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस कभी उसका डिक्रीज नहीं होगा सीरीज के अंदर। तो सीरीज सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज ही होगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूं तो सीरीज सर्किट के अंदर एक और चीज देखने वाली है कि सीरीज सर्किट के अंदर हर पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस पे, एवरी पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहां पर वोल्टेज चेंज होता है। मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस V1 है तो इसका V2 होगा और इसका V3 होगा। एवरी पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज मेरा वेरी करेगा, बट करंट जो मेरा है वो सीरीज सर्किट में हमेशा कांस्टेंट रहता है। करंट कभी वेरी नहीं करता है सीरीज सर्किट के अंदर। तो तीन चीजें मैंने बताई, सीरीज सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस हमेशा ही इंक्रीज होगा, सेकंड सीरीज सर्किट के अंदर करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस वो हमेशा वेरी करेगा। अब अगर हम बात करते हैं पैरेलल सर्किट की, तो पैरेलल सर्किट का जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा होता है। ये है मेरा पैरेलल सर्किट। अब पैरेलल सर्किट के अंदर क्या है, यहां पर बेनिफिट अगर आप देखेंगे तो पैरेलल सर्किट के अंदर आपका रेजिस्टेंस अगर टोटल मैं निकालूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां पर इस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज होता है,
टोटल रेजिस्टेंस अगर आपको डिक्रीज करना है किसी भी सर्किट में तो आपको उस सर्किट को पैरेलली जोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे इंक्रीज करना है तो हम जोड़ रहे थे सीरीज में, अगर मुझे डिक्रीज करना है तो हम इसको पैरेलल में जोड़ेंगे, पहली चीज। दूसरा कि पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसीलिए हमारे घरों के अंदर जो सर्किट बनाई जाती है वो हमेशा पैरेलल सर्किट बनाई जाती है, क्योंकि पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज कभी चेंज नहीं होता है। और सबको पता है कि इंडिया में जो वोल्टेज सप्लाई आती है दैट इज 220 वोल्ट की आती है या 240 वोल्ट की आती है, तो वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। और करंट जो है वो हर पॉइंट पे करंट वेरी करता है, तो यहां पर ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर कि उस रेजिस्टेंस को कितना करंट जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज नहीं हो सकता, बट करंट किसको कितनी नीड है उस हिसाब से यहां पर ये करंट आपका वेरी करता है। अब तीसरी और सबसे बड़ी चीज अगर मैं बात करूं तो सीरीज और पैरेलल में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है। ये थी मेरी सीरीज सर्किट, और ये थी मेरी पैरेलल सर्किट। अब इनमें डिफरेंस क्या है, मान के चल लीजिए कि अगर मेरा ये वाला रेजिस्टेंस खराब हो गया, ये रेजिस्टेंस मेरा खराब हो गया, तो मेरी सर्किट यहीं पर ब्रेक हो गई। ना ये अप्लायंस काम करेगा, ना ही मेरा ये रेजिस्टेंस काम करेगा, और ना ही मेरा ये रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि ये अप्लायंस या ये रेजिस्टेंस खराब होने की वजह से मेरी सर्किट ब्रेक हो चुकी है। इसलिए यहां पर ये सर्किट ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने की वजह से ये सर्किट ब्रेक हो गया, और ये अब कोई भी चीज इसमें काम नहीं करेगी जब तक मैं इसको रिपेयर नहीं करूंगा। वहीं पैरेलल की अगर मैं बात करूं तो पैरेलल में इधर की सप्लाई अपनी अलग जा रही है, इधर की सप्लाई अपनी अलग जा रही है, और इधर की सप्लाई अपनी अलग जा रही है। मान के चल लीजिए ये वाला रेजिस्टेंस आपका खराब हो गया, तो उससे इन दोनों अप्लायंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में अपनी सप्लाई अलग आ रही है। तो सीरीज का ये नुकसान है कि सीरीज के अंदर अगर एक चीज खराब हो गई तो आपकी पूरी सर्किट खराब। पैरेलल के अंदर ये बेनिफिट है कि आपका अगर एक चीज खराब भी हो गई तो बाकी दोनों चीजें आपकी चल रही हैं, या अगर दो चीज भी खराब हो गई तो एक चीज तो अपनी चल रही है। ये हमारा बेनिफिट पैरेलल का। दूसरा बेनिफिट क्या है, पैरेलल के अंदर टोटल रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज हो जाता है, बट सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज कभी नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला है, ये तरीका है आपका सीरीज और पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का। ये आपका सीरीज का फॉर्मूला हो गया एंड ये आपका पैरेलल का फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम उसके बाद अगर हम कुछ बात करते हैं तो वो है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, किसी भी सर्किट में जब आप चार्ज को फ्लो कराते हैं, जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसमें फोर्स भी लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो उसमें चार्ज मूव हो रहा है, तो कुछ वर्क डन भी हो रहा है उसके अंदर। वर्क डन होने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जी तो उसमें लगी रही है, तो जब वो एनर्जी लग रही है और तो वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो करना पड़ेगा उसको। तो अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर हम बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं एक नॉर्मल फैन की। तो अगर मैं फैन की बात करूं तो फैन का स्विच मैंने ऑन किया, जब तक मैंने स्विच बंद रखा हुआ है फैन नॉर्मल अपना स्टैंड बाय मोड पे है, वो नहीं चल रहा है और वो ठंडा है नॉर्मल टेम्परेचर पे। लेकिन जैसे ही मैंने फैन का स्विच ऑन किया एंड थोड़ी देर फैन मेरा चलना शुरू हुआ, उसका मोटर वर्क करना शुरू किया एंड फैन अपना स्पिन करना चालू किया, उसके बाद आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद अगर आप स्विच ऑफ करके उसको टच करोगे तो वो आपको थोड़ा गर्म लगेगा। अब क्यों वो गर्म लगता है, वो हीट कहां से जनरेट हो रही है, तो वो जो हीट जनरेट हो रही है वो जनरेट हो रही है आपकी कि जो आपको सप्लाई चाहिए उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए या उस पर्टिकुलर अप्लायंस के लिए, क्योंकि मेरी जो पोटेंशियल डिफरेंस की सप्लाई आ रही है वो हर जगह बराबर आ रही है। पूरे घर के अंदर कोई कितने भी आप अप्लायंस लगा दो, आप एक छोटे से बल्ब से लेके एक बड़ा सा एसी लगा लो, आप कोई भी अप्लायंस अगर आप लगाते हो तो वो सारे के सारे अप्लायंसेस में सेम वोल्टेज आ रहा है सर्किट में, एंड वो वोल्टेज आपका क्या है, दैट इज 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट का आपका जो वोल्टेज है वो पूरे हर घर के
हर अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिल रहा है, बट जैसा कि मैंने बताया पैरेलल सर्किट के अंदर करंट मेरा वेरी कर रहा है, तो जिस अप्लायंस को जितना करंट चाहिए वो अप्लायंस उतना करंट ले रहा है। रेस्ट ऑफ द करंट का वेस्टेज कहां पर है, तो वो क्या है, वो जो एनर्जी है, जो एनर्जी उसको मोटर को घुमाने में काम आ रही है, वो एनर्जी मोटर में लग रही है। रेस्ट ऑफ द जो एनर्जी है वो मेरी कहां जा रही है, वो मेरी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से मेरा वो पर्टिकुलर अप्लायंस जो है वो हीट होता है, या वहां से हीट बाहर निकलती है किसी भी मीडियम से। अब जैसे अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात कर लूं, तो रेफ्रिजरेटर के अगर आप फ्रंट साइड देखोगे तो काफी कूलिंग होती है, लेकिन अगर मैं उसके बैक साइड की बात करूं तो बैक साइड आप देखोगे तो कंप्रेसर में से वहां से भी हवा निकलती है, एंड वो होती है हॉट एयर। तो वो हॉट एयर कहां से, तो जितना एनर्जी कंजप्शन मेरा उसके अंदर यूज कर रहे हैं, वो जो अप्लायंस है, जो चीज है, उसको मोटरेबल रखने के लिए, उसको चालू रखने के लिए जितना एनर्जी यूज होती है वो तो यूज हो रही है, एंड रेस्ट ऑफ द जो मेरी एनर्जी है वो एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर जो मेरा लॉ लगता है दैट इज द जूल्स लॉ। अब जूल्स लॉ क्या कहता है, जूल्स लॉ कहता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। मतलब इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि हीट एनर्जी या फिर एनर्जी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, मतलब कि इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। जिस भी कंडक्टर के अंदर जितना करंट फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर के हिसाब से हीट एनर्जी जो मेरी है वो उसके प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना अगर मेरा ये इंक्रीज होगा उतना ही उसके स्क्वायर के बराबर हीट एनर्जी जनरेट होगी वहां पे। तो हीट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। दूसरा, हीट इज प्रोपोर्शनल टू आर। व्हाट इज आर, दैट इज द रेजिस्टेंस। हीट जो है वो कंडक्टर, उस कंडक्टर के बीच में जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका हीट जनरेट होता है। तीसरा आपका क्या है, तीसरा है आपका H इज प्रोपोर्शनल टू T। T का मतलब जितने टाइम के लिए मेरा कंडक्टर जो है, जितने टाइम के लिए मेरा कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है उतने टाइम वो भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जितनी हीट एनर्जी जनरेट हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरा, जितना टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है उतना ही हीट एनर्जी ज्यादा जनरेट हो रही है। तो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, स्क्वायर ऑफ द करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी होता है, जो कि हीट एनर्जी इनके बराबर होती है। अब अगर हम बात करें कि जब हीट एनर्जी हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है और चीजें हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पावर भी आएगा। अब पावर क्या है, व्हाट इज पावर, तो हमने वर्क एंड एनर्जी में भी पढ़ा होगा, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। उसी तरीके से यहां पर क्या है, वर्क डन। तो हमको पता था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q। मतलब रेट वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज वर्क डन, और इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। एंड अगर मैं करंट की बात करता हूं तो करंट इज व्हाट, दैट इज Q बाई T। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, V इंटू आई अगर मैं कर देता हूं, तो V इंटू आई मेरा क्या बन जाता है, दैट इज इक्वल टू W अपॉन Q इंटू Q अपॉन T। तो दैट इज W अपॉन T, मतलब कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। और रेट ऑफ डूइंग वर्क हमने पढ़ा है दैट इज पावर। तो पावर इज व्हाट, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, दैट इज VI। तो ये है मेरा पावर। तो पावर क्या है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, क्योंकि जब करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए वर्क डन हो ही रहा है।
तो पावर वहां पर जनरेट हो रहा है कि किस पावर से वो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है और करंट और चार्ज उसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। अब अगर मैं बात करूं कि अभी जो हमने पढ़ा कि हीट एनर्जी, तो अगर मैं अब हीट एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो पावर इज इक्वल टू H अपॉन TB होता है। दैट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू हीट, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा कि पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, एंड वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट जूल होती है हमारी। तो यहां पर व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। तो कहीं ना कहीं वर्क डन, एनर्जी, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम, हीट एनर्जी अपॉन टाइम। तो H इज इक्वल टू P इंटू टी। तो अभी जो हमने पढ़ा कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी एज पर द जूल्स लॉ, अगर मैं इसको T से डिवाइड कर दूं तो मेरा पावर बन गया, एंड पावर का एक दूसरा फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब पावर के कई सारे फॉर्मूले हैं और हीट के भी कई सारे फॉर्मूले हैं, हीट एनर्जी के भी। ये सारे फॉर्मूले किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या क्या चीजें दी हुई हैं। कई बार क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया होता है, वोल्टेज दिया होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता है। कई बार होता है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस दिया हुआ है और उसके अंदर करंट दिया हुआ है, तो मुझे रेजिस्टेंस और करंट के हिसाब से फॉर्मूला बनाना है। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस और मुझे करंट दिया हुआ है तो मुझे उसके हिसाब से फॉर्मूला बनाना है, या मुझे वो वाला फॉर्मूला यूज करना है, चाहे वो मेरा हीट के लिए हो और चाहे वो मेरा पावर के लिए हो। तो अभी मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूं कि जो फॉर्मूले आपको हीट और पावर में अलग अलग टाइम पे आप यूज कर सकते हो। इधर मैं लिखता हूं हीट एनर्जी और इधर आपका पावर। तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, जो कि मैंने अभी बताया था। उसमें कहीं भी जो पावर का फॉर्मूला है उस पावर के फॉर्मूले में सिर्फ टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो आपका हीट बन जाता है। तो यहां पर हो गया VIT। दूसरा इसका एक फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, तो यहां हो गया आई स्क्वायर आर टी। अब मान के चलिए यहां तो हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लग गया, करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ तो ये फॉर्मूला लग गया। अब मैं कहता हूं मुझे रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? तो अगर मेरे पास रेजिस्टेंस है और मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट नहीं है, तो मुझे अगर वो ओम्स लॉ का फॉर्मूला याद है, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो यहां पर मैं I की जगह पे लिख दूंगा V अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया जिसमें कि मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो सिमिलरली यहां पर लग जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, दैट इज V स्क्वायर T अपॉन R। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं हीट एनर्जी निकालने के लिए। तो और भी कई सारे फॉर्मूले हैं जो कि चार्ज के बेसिस पे भी आप इस पे बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि I का फॉर्म V इंटू आई दे रखा है। अब V इंटू आई देने का मतलब अगर मुझे चार्ज दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा? तो ये हो जाएगा V इंटू क्यू अपॉन टी, दैट इज वी क्यू अपॉन टी। मैं इससे भी जो है पावर निकाल सकता हूं, और अगर यही फॉर्मूला मैं यहां पर लगाऊंगा तो दैट विल बी वी क्यू अपॉन टी इंटू टी, टी से टी कट गया, दैट इज V इंटू क्यू। ये फॉर्मूला हो जाता है मेरा हीट का। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं जो कि आप खुद बना सकते हो कुछ फॉर्मूलों का यूज करके, और जिससे कि आप काफी सारे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक इस चैप्टर के अंदर इतना ही कुछ है। बाकी अगर कुछ भी और कोई अगर चीज आपको पूछनी हो या कुछ भी जानना हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।